हेलो क्लास 11th सभी को नमस्कार। हमारा चैप्टर चल रहा था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। उसमें हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे, तो आज थोड़ा रिकॉल करेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे क्या है नेक्स्ट टॉपिक। तो पिछले लेक्चरों में हमने बात की थी जैसे कि किस प्रकार से जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके जैसे वो सारे पार्ट आते हैं जो इसके एयर के एक्सचेंज को मतलब कैरी करते हैं या एयर के ट्रांसपोर्ट को मतलब कंडक्ट करते हैं। फिर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके लंग्स वगैरह आते हैं। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ होती है, नेसल होती है, नोज होती है, ठीक है, लैरिंक्स होते हैं। तो ये सारे जो है आपके किस में आते हैं, ये आपके आते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम में। तो कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है जैसे कि कोई किसी डॉक्टर के पास जाते हो आप, तो वो कई बार जो स्लिप होती है उसके ऊपर लिख देता है जैसे LRTI है या फिर URTI है। इसका मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन कौन से हिस्से में है, अपर वाले में है या लोअर वाले में है, तो वो इसके बारे में ऐसा लिखता है। ठीक है, फिर हमने लंग्स के देखे थे, लंग्स का स्ट्रक्चर देखा था, उसमें हमने ट्रैकिया को देखा, उसमें ब्रोंकस ब्रोंचियोल्स को देखा। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में भी हमने देखा था, और फिर उसमें लास्ट पार्ट जो एलोविलाई थी उनके बारे में भी हमने थे, डायाफ्राम, ये सारे स्ट्रक्चर हमने इसमें देखे थे लंग्स वाले में। फिर एलोविलाई में देखो एलोविलार सैक हैं और इनके अंदर जैसे कि जो एलोविलार सैक है उसको एंट्रम भी बोलते हैं, के अंदर कैविटी होती है, लंग स्पेस होता है। ठीक है, जिसकी मदद से वो एक्सचेंज करती है एयर को। रेस्पिरेटरी ब्रोंचियोल्स भी हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कि किस प्रकार से जो हमारे लंग्स की जो मूवमेंट होती है या फिर रिब्स की मूवमेंट किस प्रकार से होती है, डायफ्राम की मूवमेंट किस प्रकार से होती है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में, और किस प्रकार से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल काम करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, वो सारी चीज़ें हमने इसमें पिछले लेक्चरों में देखा था। फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का हमने देखा था कि कंडक्टिंग पोर्शन कौन सा है। कंडक्टिंग पोर्शन जैसे कि लैरिंक्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंचियोल्स है। जबकि रेस्पिरेटरी पोर्शन रेस्पिरेटरी देखो कंडक्टिंग और रेस्पिरेटरी में एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है बेटा, एक्चुअल में ये डिफरेंस होता है कि रेस्पिरेटरी वो एक्चुअल में वो साइट है जहाँ पर बिल्कुल मतलब जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होना है। ठीक है, लेकिन जो कंडक्टिंग पार्ट है वो क्या करते हैं, वो एयर को लेके आएंगे, ऑक्सीजन को लेके आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस छोड़ के आएंगे। ठीक है, वो इसलिए उनको कंडक्टिंग पोर्शन बोला है। तो रेस्पिरेटरी पोर्शन कौन सा होगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंचियोल्स होगा, एलोविलार डक्ट होंगी, एलोविलाई होंगी। ठीक है, ये देखिए। फिर हमने इसमें ट्रांसपोर्टेशन देखा था गैसेज का, किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो आपके लंग्स से ब्लड में आके फिर ब्लड जो है लेफ्ट हार्ट के लेफ्ट पार्ट्स में जाता है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल, वहाँ पर जाता है, वहाँ से फिर बॉडी में सप्लाई होती है ऑक्सीजन। फिर किस प्रकार से ऑक्सीजन डिसोसिएट होती है हीमोग्लोबिन से। फिर कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार ऐड होती है टिश्यू के अंदर से, और फिर वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, राइट साइड से ट्रांसपोर्ट होगी, फिर लंग्स में आएगी वो। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने उसमें देखी थी पिछले उसमें। तो इसलिए डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ये होता है आपका। ठीक है, आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ रेस्पिरेटरी प्रोसेस रेगुलेट। देखो इतना सारा हमने प्रोसेस देखे कि भी किस प्रकार से मसल्स काम कर रही हैं, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें कोई ना कोई तो रेगुलेट कर रहा है। अब हमें आज इसमें ये पढ़ना है कि किस प्रकार से हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो रेगुलेटेड होता है, कौन इसको कंट्रोल करता है, किस प्रकार ये कंट्रोल वे में होता है, वो सारी चीज़ें आज हम इसमें देखेंगे। तो देखिए, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में जैसे हमारे जैसे ने बोला कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन। हमारे ब्रेन में देखो हमें पता है कि हमारा ब्रेन कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग सिस्टम है, पूरी बॉडी को लगभग कंट्रोल करता है ये, चाहे वो वॉलेंट्री वे में करे या इनवॉलेंट्री वे में, करता जरूर है कंट्रोल। तो रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है ब्रेन में। अब ये रेस्पिरेटरी सेंटर ब्रेन में कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो ये होता है किसमें, मेडुला और पोन्स। मेडुला और पोन्स जो हैं ये हिंड ब्रेन के पार्ट थे। तो ये रेस्पिरेशन सिस्टम, रेस्पिरेशन प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन फिर अफेक्ट किसके द्वारा होता है भाई, रेस्पिरेशन जैसे हम ज़्यादा सांस ले रहे हैं, या देखो हम सो रहे हैं तब भी सांस ले रहे हैं, तब हमारी सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वो स्लो होती है। जब हमें कोई खुशी होती है, जब हमारी सांस की जो है वो बढ़ जाती है, या फिर हम ये बोल देंगे कि
जैसे कि हमारा जब हमें सांस हमारी कब बढ़ती है, जब हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो उसको अफेक्ट कौन से करते हैं रेस्पिरेशन रेट को? पहला है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का मतलब कोई खुशी हो गई, कोई ज़्यादा, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि प्लेजर, ठीक है। तो उसमें भी हमारी जो सांसें हैं जो वो बढ़ जाएंगी, जो हमारी जो रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ जाएगा। फिर टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा। एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, तब भी, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तब भी रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा। फीवर और पेन, तब भी रेस्पिरेशन बढ़ेगा। फिर ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड, फिर जो ब्लड ब्रेन में जा रहा है या ब्लड में जो ऑक्सीजन लेवल है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए ब्लड के अंदर, तो भी हमें रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट करने हैं आपको कि किन के द्वारा रेस्पिरेशन रेट अफेक्ट होता है। अब देखें रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो हमारा मेन मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन नॉर्मल लेवल ऑफ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर ट्रेवलर। मतलब जो रेगुलेशन है एक्चुअल में रेस्पिरेशन को क्यों होना चाहिए, ताकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेंटेन हो सके, उसका नॉर्मल लेवल रह सके, किसमें? एट्रियल ब्लड के अंदर, ठीक है। तो रेस्पिरेशन कंट्रोल सिस्टम 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं, तो वो हम इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें ये बेसिक स्टेप्स कौन से हैं? पहला है सेंसर। अब सेंसर एक्चुअल में क्या, कि जब सेंसर होंगे तभी तो हमें, जैसे कि रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और वो बताते हैं कि भाई अब ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो सेंसर किस रूप में प्रेजेंट होते हैं? कीमो रिसेप्टर के रूप में, केमिकली रिसेप्टर होते हैं ये। और ये जो हैं कीमो रिसेप्टर 2 जगह प्रेजेंट होते हैं बेटा, एक तो सेंट्रल और एक पेरिफेरल। सेंट्रल ये कीमो रिसेप्टर ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, और पेरिफेरल जो है ये कीमो रिसेप्टर किसमें? आर्टरीज जो हैं उनमें प्रेजेंट होंगे। अब जैसे कि आर्टरी में ब्लड फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर हमें पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो रही है, तो एसिडिक पीएच हो जाएगा। तो उसका एसिडिक जो मीडियम है उसको किसने ऑब्जर्व किया? किस सेंसर ने? कीमो रिसेप्टर ने, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई कहेंगे फिर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को जल्दी से बाहर निकालो, ठीक है। तो ये कीमो रिसेप्टर हैं, ठीक है। फिर पल्मोनरी रिसेप्टर। पल्मोनरी रिसेप्टर कौन से होंगे? लंग्स के अंदर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो पल्मोनरी रिसेप्टर होंगे। इसके अलावा और भी अदर रिसेप्टर होते हैं। तो पहला है सेंसर। सेंसर रिसीव करके इन्फॉर्मेशन को किसके पास भेज देगा? सेंट्रल कंट्रोलर, इनपुट, ठीक है। जैसे आपने रिफ्लेक्स आर्क पढ़ी थी ना 10th क्लास में, तो सेम वैसा ही प्रोसेस रहेगा ये। तो यहाँ पर इनपुट हो गया तो सेंट्रल कंट्रोलर कौन है? ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम किसको बोलते हैं? पोन्स और मेडुला पार्ट को। तो वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर ये सारा पूरा सिस्टम होगा, और फिर वो क्या करेगा? वो इस बारे में डिसीजन लेगा कि भाई क्या कुछ बढ़ गया है, किस प्रकार से इफेक्ट करवाना है। तो फिर वो आउटपुट देगा। आउटपुट किसके थ्रू देगा? इफेक्टर के थ्रू। इफेक्टर कौन कौन है? रेस्पिरेशन में जो इन्वॉल्व मसल्स होती हैं वो, जैसे कि इंटरकोस्टल मसल हैं, आपकी एक्सटर्नल कोस्टल मसल हैं वो। फिर डायाफ्राम कॉन्टैक्ट करेगा। एब्डोमिनल मसल्स जो होती हैं वो, एसेसरी मसल्स। देखो हमने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं ये मसल्स वगैरह के बारे में। तो ये इफेक्टर का काम करती हैं बेटा, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर निकाल सकें हम, ठीक है। तो ये एक तरह से रेगुलेशन होता है। तो रेगुलेशन में 3 चीज़ें होती हैं, सेंसर, सेंट्रल कंट्रोलर और इफेक्टर, ठीक है। सेंसर रिसीव करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे कहाँ पर? ब्रेन के पास। ब्रेन में कौन से पार्ट के पास? पोन्स और मेडुला। और फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन, वहाँ से आउटपुट जो है वो कहाँ पर जाएगा? इफेक्टर के पास। इफेक्टर मसल्स, जो इफेक्टर जो भी होगा, चाहे मसल्स हैं चाहे डायाफ्राम है, वो सारे काम करेंगे अपना अपना, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में आपका इतना ही, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, तो इसको नोट करें बेटा, लिखते रहें। ये आपका एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी ये चीज़ें, ठीक है। इनको नोट ज़रूर करें।